Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. In the previous class we talked about some of the basic or fundamental things of the active voice and passive voice. Today we are going to start up with the rules which are necessary to be kept in mind while changing an active voice into passive voice. सबसे पहला जो रूल हमारे पास आता है वो आप लोग बार बार पढ़ते हैं, इन चीज़ों को आप लोग बार बार पढ़ते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, देखें मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं उसको इनसर्कल करूँगा या उनको ब्रैकेटाइज्ड करूँगा या फिर उनको जो है ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में बंद कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। नंबर एक, सबसे पहली बात यह है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरी बात, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि जब आप लोग सेंटेंस आपको दिया जाता है और आप लोगों को पता वर्ब से लगेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो वो क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट आएगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल को जरा देखें, ही किक्स द बॉल। ही यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है, किक्स हमारे पास वर्ब है, द बॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा? ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। सो द बॉल, अब इज किक ये कैसे बन गया इसको दूसरे रूल्स में डिस्कस करते हैं। ही यहां पर सब्जेक्ट है और हिम यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए मैंने इसको अलग तरीके से किया है, यहां पर मैंने टिक मार्क लगाया, वो टिक मार्क जो है वो यहां पर आ गया, यहां पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया, वो क्रॉस का निशान यहां पर आ गया। तो सबसे पहला और बुनियादी रूल ये है कि आप लोगों के पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और जरूरी है कि ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। समझ आ रही है? अब क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जब आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप लोग नेक्स्ट टेंस से ऑक्सिलरी लेकर आएंगे। नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? जरा बोर्ड की तरफ तवज्जो दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमला दिया गया हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी की हेल्प आप लेंगे। समझ आ रही है? तो ये हो गया टेंस नंबर 1, ये हो गया टेंस नंबर 2, ये इसको हम कहते हैं नेक्स्ट टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। आप लोग अपने सेंटेंस की तरफ देखें, जो एग्जांपल मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है पहले रूल के साथ, ही किक्स द बॉल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। ठीक हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप लोग देखें तो इज लगाया गया है। क्या लगाया गया है? इज लगाया गया है। अब देखें एक्टिव वॉइस में तो सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी एम एज आर होते ही नहीं है,
ठीक हो गया। अब पैसिव वॉइस में जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो आपने किसके जरिए कन्वर्ट कर दिया? इज के जरिए। ये इज जो है ये ऑक्सिलरी किसकी है? हेल्पिंग वर्ब किसकी है? ये एम इज आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये कौन से टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। और ये जो ऑक्सिलरी आप लगाएंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, ये इट मस्ट बी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी। जो भी टेंस आप लोग कन्वर्ट करेंगे उसमें या एम इज आर लगेंगे, या वॉज वर लगेंगे, या बेन और बीइंग लगेंगे, और या बी खुद बजाते खुद आएगा और लगेगा। यहां तक बात क्लियर है? तो ये हो गए रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के सबसे पहले 2 रूल्स। क्लियर है यहां तक? अगले बोर्ड की तरफ जाते हैं और दूसरे रूल्स को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 3 जो सबसे अहम भी है और हमारे लिए सबसे जरूरी भी है, क्योंकि इसके बगैर ये जो रूल नंबर 2 था और रूल नंबर 3 है ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। सबसे ज्यादा इन चीजों की आप लोगों ने ख्याल रखना है। ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जब भी आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे आप लोग जरूर वर्ब का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल को जरा देखें। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, उसने एक सेब खाया। अब देखें ये एट जो है ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। तो रूल नंबर 1 को देखें, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। देखें एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखें नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट टेंस सिंपल पास्ट के बाद नेक्स्ट टेंस क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के ऑक्सिलरीज अगर आप लोग देखें तो ये क्या है? वाज एंड वर है। अब देखें वाज जो कि बी का एक फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। अब ये जो हमारा रूल है, रूल नंबर 3, ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो आप देखें ईट, एट, ईटन। जरा देखें यहां इस तरफ देखें, शाबाश। ईट, एट एंड ईटन। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल्स के तौर पर दे रहा हूं। जब हम टेंसेस डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये होता है। वर्ब फॉर्म्स इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा आ जाएंगे फिर। अच्छा जी, फिर आगे जाते हैं बाय हिम। और ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया क्या नहीं बन गया? क्लियर हो गया? तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। रूल नंबर 2, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरीज आएंगे। तो ये हमने इनमें से एक लगा लिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज। तीसरा रूल हमने बताया ईटन बाय हिम, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ये बड़ा अहम है। जब आप लोगों को सेंटेंस ऐसा दिया गया हो कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो तो ही आप कन्वर्ट कर सकेंगे। अब देखें ये जो प्रीपोजिशन बाय है ये हमेशा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा। लग गया है कि नहीं लग गया है? एन एप्पल वाज ईटन, हिम तो नहीं लगा सकते, बाय हिम। ये बाय यहां पर किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं? एजेंट ऑफ द एक्शन, एजेंट ऑफ द एक्शन।
जिस बंदे ने अमल किया है उस बंदे को आप लोग कहते हैं एजेंट ऑफ द एक्शन। ये पैसिव वॉइस बन गया है, इसीलिए बाय हिम के जरिए, बाय हिम के जरिए। अच्छा जी, रूल नंबर 5 है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये जहन में बिठाएं, शाबाश। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर चेंज्ड into subject pronouns, into subject pronouns। अब देखें सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आप लोगों ने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं एक्टिव वॉइस में, इसको आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तब्दील होगा। और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है इधर कहीं एक्टिव वॉइस में, तो फिर उसको आप लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे। क्यों? इसीलिए कि ये तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसको आप सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस बनाते हैं जब आप लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो इसी के मुताबिक सब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में कन्वर्ट होंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस सब्जेक्ट प्रोनाउंस में कन्वर्ट होंगे। यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जाते हैं तो सबसे अहम चीज हमारे लिए वर्ब होता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ही सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास वर्ब ही ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव वर्ब की निशानी क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, इस वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं लगा है? ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट हर वो बंदा या हर वो चीज होती है जो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिसीव करता है। ये सब्जेक्ट ये काने का अमल करता है, राइट, और रिसीव किस पे हो रही है? एप्पल पे रिसीव हो रही है। समझ आ गई यहां तक? तो ये हो गए रूल, ये हो गया रूल नंबर 6। ये 6 रूल हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं और अगले जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग देखें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास 2 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें रूल नंबर 2 वायलेट होता है, यानी नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी इज यूज्ड, वो वाला रूल जो है वो वायलेट हो जाता है, यानी उससे रोगर्दानी की जाती है। अब देखें, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये दोनों टेंसेस हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें नेक्स्ट टेंस की ऑक्सिलरी की बजाय देयर ओन ऑक्सिलरीज, इनके जो अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी इनमें जो एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनके साथ इजाफा होगा बीइंग का। उनके साथ इजाफा किस चीज का होगा? बीइंग का इजाफा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जरा देखे, शाबाश। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। अब देखें, टीवी इज, मैंने क्या लगाया है? फिर बीइंग, फिर मैंने क्या लगाया है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन को आप लोगों ने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहां तक बात क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस को देखें, शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक हो गया? अब देखें, अ नॉवेल एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अ नॉवेल
was अपनी जगह पर आ गया, read सॉरी being का इजाफा किया जाएगा, read the third form of the verb, and by preposition by आपने लगाया, subject pronoun is changed into object pronoun। तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाता है कि जब भी आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो उसी सेंटेंस को ऑक्सिलरी आपने चेंज नहीं करनी है, वही एम एज आर आप लगाएंगे, वही वाज वर आप लगाएंगे, लेकिन उसके साथ इजाफा होगा बीइंग का। अच्छा जी, रूल नंबर 8 की तरफ आते हैं। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का मतलब क्या है? देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, इनको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। और इसके साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये दे रिमेन अनचेंज्ड, हम इसको चेंज नहीं करते, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो 4 टेंसेस तो आपके निकल गए, बाकी रह जाते हैं 8 टेंसेस। बिल्कुल इजी है, वेरी सिंपल, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो देनी है। जब आप लोग तवज्जो देंगे, तवज्जो से बातें सुनेंगे, तो फिर आप लोग इसको कर भी सकेंगे आसानी के साथ। आप लोगों को कोई भी जुमला आएगा आप कर सकेंगे। अच्छा जी, फिर आगे चलकर कहते हैं कि इफ प्रीपोजिशन बाय ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ये देखें इन एक्टिव वॉइस, अगर एक प्रीपोजिशन बाय एक्टिव वॉइस में आ जाए फिर क्या करना होगा? देन एड अनदर प्रीपोजिशन बाय इन पैसिव वॉइस। तो फिर आप लोगों ने एक दूसरा बाय प्रीपोजिशन जो है वो पैसिव वॉइस के लिए लगाना पड़ेगा। अब एक्टिव वॉइस में अगर बाय आ जाए तो बाय के बाद फिर सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग आएगा, बाय के बाद फिर क्या लगाया जाएगा? सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग आएगा, ज्यादातर। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, दे क्रॉस्ड द ब्रिज, दे क्रॉस्ड द ब्रिज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये बाइकार जो है ये सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग है, यहां पे ये क्या है? सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग। इसको आखिर में छोड़ देते हैं। जिस चीज का हमारे पैसिव वॉइस के साथ कोई अमल दखल है ही नहीं तो उसको हम क्यों करें? अच्छा जी, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया द ब्रिज। क्रॉस्ड को देके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो नेक्स्ट टेंस से ऑक्सिलरी आएगी। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट से ऑक्सिलरी आएगी पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस से। ठीक हो गया? द ब्रिज वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रॉस्ड, प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया बाय देम, और वो बायकार जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रह गया, अपनी जगह पर आ गया। ये हो गए 9 रूल्स। बाकी के 3 रूल्स अपने पहले बोर्ड की तरफ जाते हैं और उन 3 रूल्स जो आखिरी 3 रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ रूल नंबर 10। 9 रूल्स हमने पढ़े, 10वीं रूल की तरफ आते हैं कि इसमें क्या है। इन केस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ये जो मैं ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसकी वजह ये थी कि ये चीजें आप लोगों के सामने आएंगी, तो जब आप लोगों के सामने ये चीजें आ सकती है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो फिर क्या बनेगा? वन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, एक ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, एंड द अदर रिटेन्स। रिटेन्स का मतलब क्या है कि वो वर्ब के बाद लगेगा। जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करेंगे ना तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है, तो आपने इसका जगह चेंज नहीं करना है बल्कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को एक आसान सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई टीच यू ग्रामर। सो आई टीच यू, ग्रामर को अगर हटा भी ले तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाता है, यू आर टॉट बाय मी।
लेकिन यहां पर एक और ऑब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया, यू आर टॉट ग्रामर बाय मी। समझ आ रही है? तो जब आप लोगों के पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिए दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि दो तरीकों से भी यह चेंज होगा। ये अगर आप लोगों ने चेंज भी करना है तो दो तरीकों से चेंज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स को देखें, जो ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, पर्सन, दो ऑब्जेक्ट, जब आप दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की, और सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है ये पर्सन होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो थिंग होता है, चीज होती है, तो फिर आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट पर्सन होगा वो हमेशा के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो हमेशा के लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो थिंग होगा वो हमेशा के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क यह होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड, फर्स्ट अफेक्टेड बाय द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब का पहला असर उसी पर होता है, फिर बाद में उसी से जाके दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसी पर आता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई टीच यू ग्रामर, तो पहले मैं ग्रामर पढ़ूंगा, ग्रामर सीखूंगा, ग्रामर को समझने की कोशिश करूंगा, तब जाके आपको समझा सकूंगा ना। एवी तो मैं नहीं समझा सकता। अच्छा, जब तक मुझे ग्रामर आता नहीं है मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो मेरी टीचिंग का सबसे पहला असर किस पर है? ग्रामर पर है। यानी पहले ग्रामर पढ़ाने के लिए ग्रामर सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको पढ़ा सकूंगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, नंबर एक, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाए, ये देखें तो क्या बन जाएगा? यू आर टॉट ग्रामर बाय मी। यू आर टॉट ग्रामर बाय मी, याद रखे, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कोई चीज नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है, थिंग, उसको आप लोगों ने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, तो फिर क्या बन जाएगा? ये देखे शाबाश, ग्रामर is taught, grammar is taught to you, grammar is taught to you by me, to you by me। तो ये जब आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच ये प्रीपोजिशन टू लगेगा, ये प्रीपोजिशन टू लगेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर चेंज्ड विद द वर्ड लेट इन द बिगिनिंग ऑफ पैसिव वॉइस। जब आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे भी इंशाल्लाह ताला, इस पर हम काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इसको आप कैसे बनाएंगे? शाबाश। तो सबसे पहले आप लोगों का पैसिव वॉइस में वर्ड लगेगा लेट। ये ऑब्जेक्ट जो होता है डू इट, इसको करो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। फिर बी बजाते खुद जो है वो पैसिव वॉइस बनाने में मदद करेगा, और डू जो है वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बनाते हैं। जो भी वर्ब आप लोगों के सामने होगा उसका आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाना होगा। क्लियर है यहां तक? कोई मुश्किल तो नहीं है? लेट इट बी डन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और लास्ट रूल जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कुछ और चीजें भी है जिसको हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके जब आप लोग पैसिव वॉइस की और क्लासेस होंगी तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आ जाएगी। WH वर्ड्स जो होते हैं, WH वर्ड्स आप लोग जानते हैं, when, where, why, who, whose, whom, etc etc, राइट?
ये जो वर्ड्स है दे रिमेन ऑन देयर ओन प्लेसेस, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं। लेकिन ओनली हु जो है, ये हु का वर्ड, इट इज चेंज्ड इनटू बाय हुम, इट इज चेंज्ड इनटू बाय हुम। क्यों? इसीलिए कि ये हु जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और बाय हुम जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले बाय लगाएगा या नहीं, लगेगा या नहीं लगेगा? क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, देखे जरा सेंटेंस को, देखे पहले वाले सेंटेंस को जरा देखे, गौर से देखे, शाबाश। हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज स्टोलन माई पेन। हैज स्टोलन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देके, शाबाश, आसान अल्फाज में समझा देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद नेक्स्ट टेंस जो है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है हैज बिन, हैव बिन और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ठीक हो गया? अब मकसद क्या है यहां पर आप लोगों को इस बात का, ये बात बताने का? ये इसीलिए कि आप लोगों को हैज और हैव जो है ये सेम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन हमने कहा था नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, और वो नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी जो है उसका कौन सा हिस्सा आएगा? बेन आएगा। समझ आ रही है? अब देखें, बाय हुम, मैंने क्या कहा था कि ये जो हु है ये कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज में? बाय हुम में। अच्छा, हैज स्टोलन माई पेन, हैज माई पेन बेन स्टोलन। बाय हुम हैज माई पेन बेन स्टोलन। यहां पर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर्स को देख चुका हूं, बाय हुम माई पेन हैज बेन स्टोलन, ये जो सब्जेक्ट बन जाता है ना, इसको पहले लेकर आता है, ये पहले आप नहीं लेकर आएंगे। जो इंटरागेटिव स्ट्रक्चर है, इंटरागेटिव स्ट्रक्चर ये जहन में बिठाएं। इंटरागेटिव जो स्ट्रक्चर होता है जो भी हो, उसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और फिर वर्ब लगेगा। ये जहन में बिठाएं। समझ आ रही है? तो ये हैज जो है ये ऑक्सिलरी है। ठीक हो गया? माई पेन जो है ये सब्जेक्ट है, बिन इसी का हिस्सा है लेकिन ये बाद में चला जाएगा, और स्टोलन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब हम इंशाअल्लाह ताला इंटरागेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अलग एक टॉपिक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। समझ आ रही है? अच्छा जी, हाँ, अब देखिए दूसरे सेंटेंस को देखे, शाबाश। वेयर डिड यू सी हिम, सिंपल पास्ट टेंस है, तो देखिए शाबाश है, वेयर अपनी जगह पर आ गया, वॉज ही सीन बाय यू। अब देखें, वॉज नेक्स्ट टेंस की ऑक्सिलरी आ गई, और हिम जो है ये सब्जेक्ट बन गया एक्टिव वॉइस का, सॉरी पैसिव वॉइस का ही बन गया, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, प्रीपोजिशन बाय लग गया, और यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। ये हो गए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।